इन्हीं के समय में तमाम दलित अधिकारियों के डिमोशन किए गए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको एसडीएम से हटाकर फिर से तहसीलदार बनने को बाध्य किया था इनकी सरकार ने। उसमें धोबी जात के लोग भी हैं, उसमें खटिक जात के अधिकारी भी हैं, आसी जात के अधिकारी भी हैं। ऐसा नहीं केवल चमार और जाटो जात के ही लोग हैं, उसमें तमाम कोरी कोली जात के लोग हैं। दूसरी तरफ जब आप पीडीए का नारा लगा देंगे तो पी के नाम पर क्या आप नरेंद्र मोदी पर सवाल करेंगे? क्योंकि वो तो पी से आते हैं। क्या आप केशव प्रसाद मौर्य पर भी सवाल उठा पाएंगे? क्या आप मोहन यादव पर कोई सवाल कर पाएंगे? जब आप पीडीए में सवर्णों को नहीं गिनेंगे, उन पर निशाना साध कर बात करेंगे, तो फिर जो सवर्णों में संविधान प्रेमी लोग हैं, जो बीजेपी के खिलाफ मुखर आलोचक लोग हैं, वे आपका साथ क्यों देंगे? किस हैसियत से वो आपके पीछे दुम हिलाएंगे? तो एक बात ध्यान रखिएगा अखिलेश जी कि जब संविधान लेकर चले थे तो आप जीते थे, और जब पीडीए को संविधान के ऊपर रख दिए तो हार गए हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को पीडीए का नेतृत्व सौंपेंगे? यह अलग बात है कि वो स्वीकार करेंगे कि नहीं। उनको मेरी यही सलाह होगी कि आप संविधान लेकर चलो भाई। इस देश की समेकित ताकत है संविधान के साथ। समाजवादी पार्टी अगर सबकी है तो अब तक अध्यक्ष केवल यादव ही क्यों? समाजवादी पार्टी अगर सबकी है तो सारे मुख्यमंत्री जो 4 के 4 बार बने वो यादव ही क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए है। तो अब गांव के लोगों को भी आप सुझाव और संदेश भेजेंगे कि यादव जाति के लोग ग्राम प्रधानी के चुनाव में खुद थोड़ा कम चुनाव लड़ें और गैर यादव पीडीए समाज के लोगों को जरा वोट देकर दिखाएं, तब समझ में आएगा। ये सवर्णों के खिलाफ नारा लगा करके दलित और अल्पसंख्यक को बेवकूफ बनाने का काम बहुत दिन नहीं चल पाएगा, और कोई इतना पीछे भी नहीं कि बेवकूफ बन पाएगा। कांग्रेस को भी सोचना होगा कि संविधान इनके चुनावी राजनीति का कोई खिलौना नहीं है कि मन किया तो उठा लिए, मन किया तो छोड़ दिए। संविधान एक सतत अभ्यास है, सतत संकल्प है, रोज इसके साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो अगर जनता जान जाएगी कि संविधान केवल आप चुनावी लाभ के लिए लिए हाथ में, तो फिर आपके पीछे नहीं खड़ी होगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो कह दिया अखिलेश वखलेश, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई आपने की आज तक? भाजपा ने मौका लपका और मोहन यादव को सीएम बना दिया। लो, तुम अखिलेश वखलेश करने वाले को अपने साथ बैठाओगे तो हम अखिलेश को तो नहीं कहीं बैठा पाएंगे, लेकिन मोहन यादव को हम सीधे सीएम बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों के बाद जो परिणाम घोषित हुआ है उसके आधार पर पीडीए के नारे का, पीडीए के मुद्दे का, पीडीए के एक रणनीतिक कौशल का मूल्यांकन करेंगे। थंबनेल पर जो भी लिखा है आप वहीं तक इसको सीमित मत करिए, आप आगे इसको समझिए। अखिलेश यादव जी मेरी समझ से विकास के लिए, शालीनता के लिए, स्त्री सम्मान के लिए जाने जाते रहे हैं। बहुत सारी जात के लोगों ने इनको धोखा दिया, जिनमें ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, राजा भैया और कोई मनोज पांडे या कौन थे, मैं नाम अगर कहीं गलत बोल रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा। हर जात के लोगों ने इनको धोखा दिया। यहां तक कि मायावती जी से गठबंधन किए थे तो मायावती जी ने तोड़ दिया। चंद्रशेखर आजाद रावण अलग हैं अभी, लेकिन ये सबके साथ तब भी बने रहने की कोशिश किए। लोकसभा चुनाव में इसका इनको फायदा मिला था दोस्तों। लोकसभा चुनाव में जब संविधान बचाओ का नारा लगा तो यही कारण है कि सभी वर्ग, धर्म, जात, समाज के लोग अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो यहां इंडिया गठबंधन लड़ रहा था उत्तर प्रदेश में, उसको वोट दिया और ये 37 सीटें पाने में कामयाब रहे। यानी अलग अलग जाति समाज के नेता भले इनका साथ छोड़कर चले गए, और इन्होंने खुद भी 2 नेताओं का साथ नहीं लिया, एक तो चंद्रशेखर जी, दूसरे ओवैसी जी, लेकिन जनता इनके साथ खड़ी हुई और संविधान के मुद्दे पर इनमें अपना भरोसा जताई, जो इनके लिए पूरे जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जैसे ही ये 37 सीटें पा गए, न जाने कहां से इनको ये आ गया कि जो लोकसभा की इनकी जीत थी वो पीडीए की जीत थी, और ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में पीडीए का नारा लेकर चलने लगे।
पहले तो मुझे लगा था कि पीडीए का मुद्दा केवल लक्ष्मण यादव उठा रहे हैं और इसी नाते मैंने उन पर कई सारे सवाल किए। लेकिन आज जब उपचुनाव में हार के बाद इनका एक ट्वीट आया है जिसमें ये कह रहे हैं कि बांध लो मुट्ठी और कहो पीडीए पीडीए, जिससे यह साफ हो गया है कि अखिलेश यादव जी ने खुद इस रास्ते को चुना है। ऐसे में कुछ सवाल उभरते हैं कि जब संविधान से जीत मिली थी तो एकाएक इसको छोड़ करके पीडीए के मुद्दे पर क्यों चले गए अखिलेश जी? क्योंकि पीडीए कहीं संविधान से समानता नहीं रखता। जहां संविधान सबको जोड़कर चलने की बात करता है और सरकार से सवाल करने का अधिकार देता है, वहीं जब पीडीए लेकर चलेंगे तो सबको जोड़कर नहीं चलेंगे बल्कि विभाजन की बात करेंगे। और सवाल फिर सरकार से नहीं होगा, सवाल उस समाज से केवल होगा जो इस पीडीए से बाहर रखा गया है। यानी दोनों में फर्क क्या दिखाई देगा इसको मैं आपको बताता हूं। जब संविधान मुद्दा होगा तो सवाल सरकार से यानी भाजपा से होगा, क्योंकि भाजपा सरकार में है। तब सरकार की सारी नीतियों का मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि वह संविधान के सापेक्ष काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन जब मुद्दा पीडीए बना देंगे तो सवाल सरकार से नहीं होगा, सवाल नरेंद्र मोदी जी से नहीं होगा, सवाल समाज में सवर्णों से होगा। तो आप बताइए दोस्तों कि जब पीडीए के रास्ता पर चलेंगे तो सवर्ण समाज से सवाल होगा, उन पर सवाल उठेगा, उन्हीं पर आघात होगा, उनके खिलाफ बात होगी। जबकि बात किसके खिलाफ करनी होती है? सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ। और किस आधार पर करना है? संविधान के आधार पर। लेकिन अब ये किस आधार पर बात करेंगे? अब ये करेंगे प्राचीन परंपराओं के नाम पर, जो इनके लक्ष्मण जी गुरु जी बने हुए हैं वो बता रहे हैं। तो इन पर फौरन एक सवाल जाएगा कि भाई ये बताइए कि पीडीए में आप कहां हैं साहब? पीडीए में आप कहां हैं? पहली बात तो यह कि हर यादव पिछड़ा वर्ग में नहीं आता। जो क्रीमी लेयर में आने वाला यादव है वह कानून के निगाह में, संविधान की निगाह में वो सामान्य वर्ग में माना जाता है। तो खुद अखिलेश यादव जी सामान्य वर्ग में हैं। जहां तक आप इनके चुनावी हलफनामों में इनके आय को देखेंगे तो यह स्वयं पीडीए में नहीं आते। फिर तो कल को कोई सवाल कर देगा कि ये पी जो है वो संविधान के आधार पर है, तब तो आप इसमें खुद नहीं आते कि जात के आधार पर है। तो क्या संविधान का पिछड़ा जात के पिछड़े से टकराता है? एक बहुत बड़े विमर्श को जन्म दे रहे हैं पीडीए के जरिए यह। खैर, दूसरी बात कि पीडीए में दलित नेता कौन है? अगर समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लगा रही है तो पी के नेता तो अखिलेश जी हो गए। चलिए इन्हीं के हिसाब से मान लेते हैं कि पी के नेता ये खुद हैं। फिर इसके बाद इनके जो अध्यक्ष महोदय हैं नरेश उत्तम जी, वो भी पी से ही तब मान लिए जाएंगे, कुर्मी समाज से हैं। तो फिर इनकी पार्टी में डी नेता कौन है जो डी को रिप्रेजेंट कर रहा हो? देखिए दोस्तों, जब आप संविधान को लेकर चलेंगे तो माननीय अखिलेश यादव जी पंकज त्रिपाठी के भी नेता माने जाएंगे, क्योंकि संविधान में यह नहीं कहा गया है कि किसी जात का व्यक्ति किसी दूसरी जात का नेता नहीं बन सकता, यह नहीं कहा गया है। लेकिन जब आप पीडीए जात के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो फिर ये भी तो तीन है ना, पीडीए अपने आप में तीन हिस्सा है ना इसका। तो पूछा जाएगा ना कि डी का कौन है? संविधान जब लेकर चल रहे थे तो ये सवाल नहीं उठ रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि उनको दलितों का वोट तो चाहिए लेकिन दलित नेतृत्व तो नहीं चाहिए, वह सही नहीं है। उनका आरोप फिर तो जायज है बिल्कुल कि अपनी पार्टी में डी चेहरा दिखाएं कि दलित समाज का चेहरा कौन है, और चेहरा बनाने से नहीं होगा। तो वहां द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, रामनाथ कोविंद जी बैठे हैं। ऐसे चेहरा बनाकर दिखाने से हम नहीं मानेंगे। वो नेता होना चाहिए, नीतियों के निर्धारण में उसका योगदान दिखाई देना चाहिए। ठीक इसी तरह का सवाल ए यानी अल्पसंख्यक पर भी उठेगा। जब आजम खान जी भी जेल में हैं और उनके रिहाई के लिए कहीं कोई आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट में कोई पैरवी समाजवादी पार्टी मुखर रूप से करते नहीं दिख रही है, ओवैसी जी को साथ में ले नहीं रही है, तो ये बताएं कि इनकी पार्टी में इस समय ए को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है?
किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 3 सवाल उठेंगे दोस्तों। इसके अलावा जब ये पीडीए पर चलेंगे अखिलेश जी, तो खुद इन्हीं के कार्यकाल के कुछ सवाल इनका पीछा करने लगेंगे कि भाई जब डी की याद आपको आ गई तो संविधान में लिखा जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान था, जिसको पंडित नरसिम्हा राव जी की सरकार और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, ब्राह्मणों की सरकार, क्योंकि गिना तो ऐसे ही जाता है ना, ने बनवाया था और जिसको मायावती जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था, उसके खिलाफ आपने चुनावी मुद्दा बनाकर 2012 में न केवल वोट लिया बल्कि दलित समाज के लिए जो प्रमोशन में रिजर्वेशन था उसको वापस करवा दिया। और इन्हीं के समय में तमाम दलित अधिकारियों के डिमोशन किए गए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको एसडीएम से हटाकर फिर से तहसीलदार बनने को बाध्य किया था इनकी सरकार ने। उसमें धोबी जात के लोग भी हैं, उसमें खटिक जात के अधिकारी भी हैं, उसमें पासी जात के अधिकारी भी हैं। ऐसा नहीं केवल चमार और जाटो जात के ही लोग हैं, उसमें तमाम कोरी कोली जात के लोग हैं। तो अखिलेश जी, क्या आपका वह फैसला आपसे सवाल नहीं पूछने के लिए सबको मौका देगा? क्या वो फैसला आपका पीछा नहीं करेगा? एफआर अल्पसंख्यक को लेकर के जो आप कवायद गढ़ रहे हैं, तो क्या आप पर यह सवाल नहीं बनेगा कि जब आप मुख्यमंत्री थे और अतीक अहमद आपसे टिकट मांग रहे थे, मुख्तार अंसारी आपसे टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, तो आपने उनका पुरजोर विरोध किया था और इसी नाते वे कमजोर पड़े और बाद में उनके साथ जो हुआ है सरकार कर पाई है। तो क्या ए के लिए जो आप रहनुमा बनने की आज कोशिश करेंगे जाति धर्म के आधार पर, वो संदेह के घेरे में और सवालों के घेरे में नहीं बनेगा? उसको लेकर आप खुद संदिग्ध और सवालों के घेरे में नहीं आएंगे? संविधान जब आप लेकर चले थे तो लोगों को यकीन इसलिए था क्योंकि आपने कुछ ऐसे कार्य किए थे कि ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति पारदर्शी सोच का व्यक्ति है। लेकिन अगर चुनाव जीतने के लिए आप संविधान को छोड़ रहे हैं तो पीछे आपने दलितों पर अत्याचार किए हैं, आपकी सरकार में हुए हैं अत्याचार, और अल्पसंख्यक आपके साथ था। तब भी मुजफ्फरनगर में जिस तरह से दंगा हुआ था, सरकार आपकी थी। चलिए दंगा मान लेते हैं कि और लोग भी करवा दिए होंगे, लेकिन जब मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित अभी टेंट में थे, 2013 में आप सैफई महोत्सव मना रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पर सैफई महोत्सव करवा रहे थे आप। और दोस्तों कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं है, आप लोग 2013 के नवंबर, दिसंबर और 2014 की जनवरी के अखबार को देख लीजिएगा, गूगल करिएगा, मिल जाएगा। उस समय जनवरी में बच्चे मरे हैं टेंट में। जी हां, दंगा कोई करवा सकता था, दंगा हो गया था, और दंगा हुआ था अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त में। जनवरी में ठंड से बच्चे मरे थे, वो इसी समाज के बच्चे थे जो दंगे के बाद परिवार टेंट में रह रहे थे। वहीं पर बगल में सैफई महोत्सव हुआ था, लेकिन वहां टेंट में बच्चों तक कंबल नहीं पहुंच पाया था। तो ये सवाल फिर उठने लगेंगे अखिलेश जी, और इनका जवाब देना आपके बस की बात नहीं रहेगी। अगला सवाल कि अगर आपके इस नारे में पीडीए 3 है और ये समाजवादी पार्टी का नारा है, तो जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है तब से कोई ए अध्यक्ष क्यों नहीं बना, कोई डी अध्यक्ष क्यों नहीं बना, और डी और ए तो छोड़िए, पी में भी केवल एक ही जाति का व्यक्ति क्यों बना? जो पार्टी खुद में न्याय न कर पा रही हो, केवल एक जाति के लोगों को यहां अध्यक्ष बनाकर बैठाई है। पार्टी के अध्यक्षों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। इसके अलावा इस पार्टी को 4 बार सत्ता मिली, चारों बार यादव समाज का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री क्यों बना? तो क्या आप ये मानते हैं कि डी और ए समाज में और पी में भी गैर यादवों में नेतृत्व क्षमता है ही नहीं? अगर नहीं है तो उसको विकसित करने की जिम्मेदारी में आपने अब तक कौन सा काम किया है? सन 90 से आपकी पार्टी गठित हुई है,
कुछ ही दिन के बाद 35 वर्ष हो जाएंगे। इन 35 वर्षों में आपने डी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, ए के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, और पी में गैर यादवों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है? ये सवाल आपसे उठेंगे, क्योंकि आप जात की राजनीति पर आए हैं, धर्म की राजनीति पर आए हैं, तो इन सवालों के जवाब आप दीजिएगा। अगला सवाल आपसे यह हो जाएगा कि जब से आपने पीडीए का नारा लगाया तब से पी के कौन कौन से नेता आपको छोड़कर गए? आपको छोड़कर गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, दारा सिंह चौहान, ये सब लोग आपको छोड़कर गए हैं, और भी तमाम नाम मिल जाएंगे। दूसरी तरफ जब आप पीडीए का नारा लगा देंगे तो पी के नाम पर क्या आप नरेंद्र मोदी पर सवाल करेंगे? क्योंकि वो तो पी से आते हैं। क्या आप केशव प्रसाद मौर्य पर भी सवाल उठा पाएंगे? क्या आप मोहन यादव पर कोई सवाल कर पाएंगे? वैसे भी दोस्तों, मोहन यादव पर कभी लक्ष्मण यादव सवाल नहीं करते। स्वतंत्र देव सिंह, हुकुम नारायण सिंह, फिर तो इन पर आप सवाल नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार पर आप सवाल नहीं कर पाएंगे, और नीतीश कुमार के सहयोग से मोदी सरकार बनी हुई है, चल रही है। तो ये तो पीडीए के ही लोग हैं जो चला रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार को। तो क्या पीडीए को लाने के पीछे कहीं ऐसी साजिश तो नहीं है कि क्योंकि भाजपा में नेतृत्व ओबीसी के हाथ में है, तो इसलिए उस पर सवाल जो उठ रहे हैं उसको रोकना? और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो भाजपा की बी टीम तो आप हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो पीडीए का नारा लगाकर आप कैसे नरेंद्र मोदी पर सवाल करेंगे? वो तो स्वयं पी समाज से हैं। और अगला सवाल है, जो आखिरी सवाल है, कि जब आप पीडीए में सवर्णों को नहीं गिनेंगे, उन पर निशाना साधकर बात करेंगे, तो फिर जो सवर्णों में संविधान प्रेमी लोग हैं, जो बीजेपी के खिलाफ मुखर आलोचक लोग हैं, वे आपका साथ क्यों देंगे? किस हैसियत से वो आपके पीछे दुम हिलाएंगे? आपने तो एक ऐसी तलवार खींच दी कि सवर्ण व्यक्ति अब आपके साथ खड़ा ही नहीं हो पाएगा। रही सही कसर जो है पुरानी मुहावरे, कवायतें, कहानियां निकाल निकाल करके लक्ष्मण यादव आपके मंच से पूरी कर दे रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा अखिलेश जी, कि जब संविधान लेकर चले थे तो आप जीते थे, और जब पीडीए को संविधान के ऊपर रख दिए तो हार गए हैं। तो पीडीए के नारे पर आप कितना दूर आगे जाएंगे, ये जरा बताइएगा। और क्या पीडीए के नारे को धार देने के लिए आप ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण से समझौता करेंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को पीडीए का नेतृत्व सौंपेंगे? ये अलग बात है कि वो स्वीकार करेंगे कि नहीं। उनको मेरी यही सलाह होगी कि आप संविधान लेकर चलो भाई। संविधान से बड़ी ताकत न किसी जाति में है, न धर्म में है। इस देश की समेकित ताकत है संविधान के साथ, तो उसको ही लेकर चलिए चंद्रशेखर जी। लेकिन चूंकि ये पीडीए के नारे पर जा चुके हैं, तो इनको एक सुझाव होगा कि सन 90 का दौर नहीं है। सन 90 में जब मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे सारे पदों पर ब्राह्मण, सारे पदों पर ब्राह्मण, तो क्योंकि सारे प्रधानमंत्री लगभग ब्राह्मण थे। मुख्यमंत्रियों में चूंकि बिहार का मैंने दिखा दिया, किसी दिन यूपी का भी दिखा दूंगा, उस समय ब्राह्मण लोग थे, हमेशा ब्राह्मण नहीं रहे, उस समय थे। शेष प्रशासन में और पदों पर ब्राह्मण थे, तो उस सवाल पर जनता का विश्वास पाना सहज था। लेकिन आज जब आप एंटी सवर्ण या एंटी ब्राह्मणवाद करेंगे ना, तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे, चाहे इसको सुझाव मानिए या चुनौती। एक ही सवाल काफी है कि समाजवादी पार्टी अगर सबकी है तो अब तक अध्यक्ष केवल यादव ही क्यों? समाजवादी पार्टी अगर सबकी है तो सारे मुख्यमंत्री जो 4 के 4 बार बने वो यादव ही क्यों? और एक उम्मीद क्या आपसे की जाए कि क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए है, तो अब गांव के लोगों को भी आप सुझाव और संदेश भेजेंगे कि यादव जाति के लोग ग्राम प्रधानी के चुनाव में खुद थोड़ा कम चुनाव लड़ें और गैर यादव पीडीए समाज के लोगों को जरा वोट देकर दिखाएं, तब समझ में आएगा। यह सवर्णों के खिलाफ नारा लगा करके दलित और अल्पसंख्यक को बेवकूफ बनाने का काम बहुत दिन नहीं चल पाएगा, और कोई इतना पीछे भी नहीं कि बेवकूफ बन पाएगा।
इसलिए जब आप संविधान लेकर चले थे तो आप मजबूत थे, लेकिन जब पीडीए लेकर चलेंगे तो कहीं नहीं जगह बचेगी। इसको नोट कर लीजिए। ठीक यही हाल दोस्तों कांग्रेस का भी हुआ है। लोकसभा चुनाव में जब ये लोग संविधान बचाने के मुद्दे पर चले थे तो जिस हरियाणा और महाराष्ट्र में इनको जीत मिली थी, विधानसभा चुनाव में संविधान गायब, केवल कवर तक दिखा रहे, अंदर क्या है गायब, कोई चर्चा ही नहीं। तो परिणाम क्या निकला हरियाणा में भी देख लीजिए, परिणाम क्या निकला महाराष्ट्र में भी देख लीजिए। कांग्रेस को भी सोचना होगा कि संविधान इनके चुनावी राजनीति का कोई खिलौना नहीं है कि मन किया तो उठा लिए, मन किया तो छोड़ दिए। संविधान एक सतत अभ्यास है, सतत संकल्प है, रोज इसके साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो अगर जनता जान जाएगी कि संविधान केवल आप चुनावी लाभ के लिए लिए हाथ में, तो फिर आपके पीछे नहीं खड़ी होगी। हरियाणा में केवल एक आपका मुख्यमंत्री पद का दावेदार निकल आया, कुमारी शैलजा, तो आप उसमें पैच नहीं करा पाए। आज तक आपने किसको निकाला, किसको रखा, कहीं कोई सूचना नहीं। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो कह दिया अखिलेश वखलेश, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई आपने की? आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। यही कारण है कि जैसे उन्होंने कहा अखिलेश वखलेश, कमलनाथ ने, भाजपा ने मौका लपका और मोहन यादव को सीएम बना दिया। लो, तुम अखिलेश वखलेश करने वाले को अपने साथ बैठाओगे तो हम अखिलेश को तो नहीं कहीं बैठा पाएंगे, लेकिन मोहन यादव को हम सीधे सीएम बना रहे हैं। और न केवल सीएम बनाए, बल्कि जो 3 राज्यों के सीएम बने, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उनमें अगर आप हाल के विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो सबसे ज्यादा महत्व दिया है बीजेपी ने मोहन यादव को। भाजपा को हरियाणा का चुनाव जिताने में मोहन यादव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो जरा कांग्रेस वालों, ये व्यवहारिक राजनीति और धरातल को समझिए, नहीं तो आपके साथ जनता नहीं जुड़ी रहेगी और फिर कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर केवल ठीकरा फोड़ेंगे, वो भी चुनाव हारने के बाद। वो कौन सा ईवीएम था जो इंडिया के संयोजक नीतीश कुमार को आपसे अलग कर दिया? चाहे गलती आपकी हो या नीतीश कुमार की, उसमें तो ईवीएम नहीं था ना, न प्रशासन था। वो कौन सा ईवीएम था जो इनसे पल्लवी पटेल को, ओम प्रकाश राजभर को, दारा सिंह चौहान को, सबको दूर ले गया? कोई ईवीएम था क्या? तो ये फुलझड़ी छाप मुद्दे आप लोग मत उठाइए, और अगर है तो प्रचंड तरीके से आंदोलन करिए ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम के आंदोलनों में आप लोग कहीं नहीं दिखे हैं। तो इसलिए इन मुद्दों से थोड़ा बचिए, और नहीं तो फिर जवाब देना पड़ेगा। हम जैसे संविधान प्रेमी इसलिए दुखी होंगे कि कोई संविधान की बात नहीं कर रहा है, फिर हम नया विकल्प तलाश लेंगे, मिलेगा नया नेतृत्व। 26 नवंबर 2 दिन बाद है दोस्तों। आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी इस पुस्तक को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में मैंने अखिलेश यादव को लेकर के जो भी बातें कही है वो एक सुझाव है, एक चेतावनी है। वह केवल इसलिए है ताकि सब लोग संविधान के साथ चलें, अन्यथा जो संविधान छोड़कर जाएगा उसके साथ हम तो नहीं जा सकते। उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे विचार को मेरे पुराने विचारों के साथ जोड़कर देखेंगे, अन्यथा जिनको जो बात कहनी है कह लें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने चेहरे का दाग देखकर आईना फोड़ने वालों के चेहरे और दागदार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।